न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीजा के लिए प्लान आउट कर रहे हो तो रुक जाओ, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आप न्यूजीलैंड का जो है वीजा वो वन शॉट में ले पाओगे। तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति गांधी। मैंने न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीजा के प्रोसेस के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो लास्ट ईयर पोस्ट करा था, बट इमिग्रेशन के प्रोसेस जो है वो चेंज होते रहते हैं, रूल्स चेंज होते रहते हैं। सो दिस इज द रीजन कि मैं ये ईयर 2026 के लिए एक न्यू वीडियो जो है वो बना रही हूँ, जिसके अंदर मैं आपको पूरा डिटेल प्रोसेस बताऊंगी। न्यूजीलैंड के अंदर प्रोसेस जो है वो किस फ्लो चार्ट के अंदर रहता है। तो मेक श्योर कि अगर आप न्यूजीलैंड के लिए प्लान आउट कर रहे हो फॉर द फर्दर स्टडी तो आप इस वीडियो को जरूर देखो। न्यूजीलैंड में जब भी आप अपने स्टडी वीजा के लिए प्रोसेस कर रहे हो स्टार्ट, या फिर किसी और कंट्री के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट आती है दैट इज योर लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। आपकी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज की जो प्रोफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है आपके कोर्स के ऊपर, आपके कॉलेज के ऊपर, आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। ऑल्दो जो बच्चा डिप्लोमा के लिए जा रहा है उसकी जो लैंग्वेज स्कोर की रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है 5.5, नॉट लेस देन 5 बैंड स्कोर्स। ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए रिक्वायरमेंट है 6, नॉट लेस देन 5.5 बैंड स्कोर्स की। अपार्ट फ्रॉम द मेडिकल स्टूडेंट, जो बच्चा नर्सिंग के लिए जाना चाहता है या बच्चा बैचलर ऑफ एजुकेशन के लिए जाना चाहता है, उनको 7 ईच बैंड कोर्स की रिक्वायरमेंट है। उससे कम में आप जो है वो नहीं ले पाओगे मेडिकल का कोई भी कोर्स, और एजुकेशन का कोर्स भी आप लोग नहीं ले पाओगे। अपार्ट फ्रॉम द बैचलर्स डिग्री, डिप्लोमा और नर्सिंग एंड एजुकेशन कोर्स, जो बच्चे मास्टर्स के लिए प्लान आउट कर रहे हैं या लेवल 8 के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए प्लान आउट कर रहे हैं, उनके लिए जो लैंग्वेज स्कोर की रिक्वायरमेंट है दैट इज 6.5, नॉट लेस देन 6 बैंड स्कोर। ये कॉमन रिक्वायरमेंट रहती है न्यूजीलैंड में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, यूके यूएसए में भी ये कॉमन रिक्वायरमेंट रहती है। बस कनाडा की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। कनाडा में आपको 60 ईच चाहिए, 60 ईच चाहिए अगर वीजा फाइलिंग करनी है तो। बैक टू द न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीजा प्रोसेस। तो सबसे पहले जो आपका मेन टास्क रहता है टू अप्लाई फॉर योर न्यूजीलैंड स्टडी वीजा इज टू गेट योर डिजायर्ड बैंड स्कोर। आपका बैंड स्कोर अच्छा होगा, आपको उतना ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है एक बढ़िया इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करने के लिए। दोज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट। पर आप जितना इससे अच्छा जो है अपना लैंग्वेज को लेके आओगे उतनी ही अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में, किसी अच्छे पॉलिटेक्निक में, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। तो जब भी आप अपना लैंग्वेज स्कोर कर रहे हो, चाहे पास, पीडी, टोफल कुछ भी करो, मेक श्योर आप अपना लैंग्वेज स्कोर जो है वो अच्छे तरीके से अच्छा स्कोर लेके आओ। लैंग्वेज स्कोर के बियॉन्ड जो बच्चों के रिक्वायरमेंट रहती है दैट इज योर एकेडमिक परसेंटेज। आप चाहे ग्रेजुएशन वाले हो, चाहे आप नॉन ग्रेजुएशन वाले हो, आप मास्टर्स वाले हो, आपको किसी भी कोर्स के लिए जाना है तो मेक श्योर आपको जो मिनिमम परसेंटेज है वो 55 होना चाहिए। बिलो 55 वालों के लिए एडमिशन ले पाना बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है, और अगर आपको एडमिशन मिल जाती है तो आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो हाई चला जाता है, स्कॉलरशिप्स नहीं ले पाते हो। तो मेक श्योर अगर आप चाहते हो कि अपना जो न्यूजीलैंड के एक्सपेंस है उसको कम करना, तो मेक श्योर आपके जो परसेंटेज है वो अच्छे होना चाहिए ताकि आप इंस्टीट्यूशन से स्कॉलरशिप ले सको। जब भी न्यूजीलैंड में ऑफर लेटर का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है, ऑफर लेटर आने के बाद बच्चा अपने लिए स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकता है। स्कॉलरशिप लेने के लिए आपका इंस्टीट्यूशन के साथ एक इंटरव्यू का स्लॉट जो है वो बुक होता है, जिसके अंदर आप अपने लिए स्कॉलरशिप ले सकते हो इंस्टीट्यूशन से फ्रॉम $5,000 अप टू $50,000। यस, 5,000 न्यूजीलैंड डॉलर से लेके आप 50,000 न्यूजीलैंड डॉलर तक की स्कॉलरशिप ले सकते हो। उस स्कॉलरशिप को लेने के लिए आपको इंस्टीट्यूशन के साथ एक 1-on-1 जो है वो एक वीडियो कॉल के ऊपर इंटरव्यू देना पड़ता है। आप अपना इंटरव्यू क्लियर करते हो, आपके इंटरव्यू क्रेडिबिलिटी के बेसिस के ऊपर इंस्टीट्यूशन आपको जो है वो स्कॉलरशिप ऑफर करता है, आपके एकेडमिक और आपके लैंग्वेज स्कोर को ध्यान में रखते हुए। तो आप ध्यान रखना, अगर आपको स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है तो वो आपके ऑफर लेटर के बियॉन्ड आती है। आपको अपने कंसल्टेंट को बोलना पड़ेगा कि भाई मेरे लिए स्कॉलरशिप अप्लाई कर दो, मेरा परसेंटेज अच्छा है, क्योंकि स्कॉलरशिप लेने से आपका जो एक्सपेंस है वो कम हो जाएगा। क्योंकि जितना स्कॉलरशिप आप अपने लिए अच्छा सिक्योर कर पाओगे उतना ही आपको फंडिंग में जो है वो हेल्प कर पाएगा, आपको उतना ही फाइनेंशियल जो है वो कम दिखा। रिक्वायरमेंट होगी, ऑफर प्रोसेसिंग होगी, ऑफर लेटर आ गया, स्कॉलरशिप ले लिया। ऑफर लेटर और स्कॉलरशिप के बाद जो मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है दैट इज द वीजा प्रोसेस। न्यूजीलैंड में कोई भी ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंस बिफोर द वीजा नहीं पे करना पड़ता है। सारा कुछ आपने जो भी पे करना होता है वो आफ्टर द वीजा पे करना है।
देन मेक श्योर कि आप अपने जो फाइनेंशियल्स हैं उनको बहुत ही ध्यान में रख के चलो। जब आपका ऑफर लेटर आ जाए, अप्लाई फॉर योर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो एसपी ऑफिस से भी अप्लाई होता था, पर आज की डेट में जो है वो पासपोर्ट ऑफिस वाले को ज्यादा वेटेज दी जाती है। तो मेक श्योर आप अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो अप्लाई कर रहे हो तो वो अपना पासपोर्ट ऑफिस से ही आप अपनी बुकिंग लेके वहां से अप्लाई करो। और उसको यूजुअली आने में 5 to 15 डेज का टाइम लगता है। डिपेंड करता है कि आपके रीजन एरिया के अंदर कितना ज्यादा क्राउड है, कितने ज्यादा लोग हैं जो पीसीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो प्रोसेसिंग टाइम उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर हाँ, अब अप्लाई तभी करो जब आपका ऑफर लेटर आ जाए। 10 to 15 डेज का टाइम लगता है, उतना ही 10 to 15 डेज का टाइम आपके लिए इनफ हो जाता है अपने लिए फाइनेंशियल्स को मैनेज करने के लिए। तो अब बात करती हूँ मैं फाइनेंशियल्स की। न्यूजीलैंड में फाइनेंशियल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। जब भी आप अपनी वीजा फाइलिंग के लिए कर रहे हो तो मेक श्योर जिस कोर्स के लिए फाइल लगा रहे हो और जितनी ड्यूरेशन है आपके कोर्स की, आपको फंडिंग जो है वो उतनी ही हिसाब से मैनेज करनी पड़ती है। अगर आप 1 ईयर के कोर्स के लिए जा रहे हो तो आपको फंडिंग जो है वो 1 ईयर की ट्यूशन फीस प्लस 1 ईयर का लिविंग एक्सपेंस विच इज $20,000 आपको वो दिखाना पड़ता है। अगर आपकी कोर्स ड्यूरेशन 2 ईयर्स की है देन 2 ईयर की फीस प्लस लिविंग एक्सपेंस में जाओगे। अगर 3 ईयर की है तो 3 ईयर की फीस प्लस लिविंग एक्सपेंस में जाओगे। मास्टर वाले कोर्सेज में मास्टर वाले केसेस में मास्टर 1 ईयर की भी है, 1.5 ईयर की भी है। तो दैट इज ऑब्वियस कि अगर आपको अपने फंडिंग के लिए दिखाना है तो आपको जितना भी ड्यूरेशन है उतने का ही लिविंग एक्सपेंस दिखाना है साथ में अलॉन्ग विद योर ट्यूशन फीस। मास्टर के केस में आपका पूरा का पूरा ट्यूशन फीस जो है वो आपके ऑफर लेटर के ऊपर लिख के आता है, जबकि बैचलर के कोर्सेज में सिर्फ 1 ईयर का फीस जो है वो लिख के आता है। तो आपको उस अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि भाई अगर हमारी फर्स्ट ईयर की जो फीस है दैट इज $25,000 तो मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि $75,000 का जो है वो ट्यूशन फीस प्लस $60,000 का आपको लिविंग एक्सपेंस दिखाना है फॉर द 3 ईयर्स। तो फंडिंग उस हिसाब से कैलकुलेट होती है। तो फंडिंग कैलकुलेशन में गड़बड़ मत करना और मेक श्योर जब भी आप अपने फंडिंग का अपना प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो उसमें $2,000 यानी कि अपना ट्रैवल एक्सपेंस दिखाने के लिए वो $2,000 को जरूर एड ऑन करके चलना, ताकि अगर डॉलर का रेट फ्लक्चुएट हो जाए, डॉलर का रेट आपका 53 से 56 पे चले जाए तो वो $2,000 वो आपका जो ट्रैवल एक्सपेंस है वो आपके फंडिंग को शॉर्टफॉल होने से बचाएगा। तो मेक श्योर आप फंडिंग जो है वो थोड़ा सा ज्यादा लेके चलो। राउंड ऑफ फंडिंग भी अपने आप में एक इश्यू आ जाता है क्योंकि अगेन डॉलर फ्लक्चुएशन बहुत ही ज्यादा जो है वो मैटर करता है वीजा फाइलिंग के टाइम पर। तो मेक श्योर आपका फंडिंग का पार्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा क्लीन और क्लियर होना चाहिए। अब स्पॉन्सर कौन कौन कर सकता है? स्पॉन्सर कर सकते हैं आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स। ये पर्सन आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर आपको थर्ड पार्टी स्पॉन्सरशिप में जाना है देन देयर इज सम सर्टेन अमाउंट, देयर इज सम सर्टेन टाइप ऑफ क्राइटेरिया जिनसे आप जो फंडिंग है वो बोरो कर सकते हो। हर एक पर्सन आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकता है। फ्रेंड सर्कल्स आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकते हैं। अगर आपका कोई रिलेटिव ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में सिटीजन है जिसके पास पीआर है, जो वहां का रेजिडेंट है, वो भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है। मेक श्योर उसके साथ आपके जो रिलेशन का ट्रेल है वो आप उसको रिलेशन समरी में अच्छे से जस्टिफाई कर पाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई वो मेरी मासी की बहन का दूर का रिश्तेदार है, क्या वो मुझे स्पॉन्सर कर सकता है? इट्स नॉट लाइक दैट। आपका फर्स्ट रिलेशन में कोई भी हो वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है इन टर्म्स की वो आपका ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में वो सिटीजन है। अगर आपके पास फंडिंग नहीं है अपना पूरा का पूरा ट्रैवल और अपना ट्यूशन फीस को दिखाने के लिए, यू गाइस कैन टेक द एजुकेशन लोन। पर एजुकेशन लोन को लेते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपकी जो एजुकेशन लोन की ईएमआई बन रही है उसके 3 टाइम आपकी जो फैमिली की इनकम होनी चाहिए। यस तो अगर आपके जो एजुकेशन लोन की जो इंस्टॉलमेंट है वो 50,000 पर मंथ के हिसाब से बन रही है, दैट मीन्स आपके जो फैमिली में मम्मा पापा भाई बहन दादा दादी की जो इनकम है वो एटलीस्ट 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख जो है वो होनी चाहिए। तभी आप उसको रीपेइंग कैपेसिटी को अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हो। और क्योंकि लोन्स वाले केसेस में ये होता है कि बच्चा हमेशा रीपेइंग कैपेसिटी की वजह से स्टक हो जाता है और उसको जो अपना अमाउंट है वो जस्टिफाई नहीं कर पाता।
कि भाई अगर मेरे पेरेंट्स की इतनी इनकम थी तो वो लोन की किस्तें कैसे भरेंगे। तो मेक श्योर आप उन चीजों को बैलेंस में लेके चलो। और जब भी एजुकेशन लोन के लिए आपने जाना है तो नेशनलाइज बैंक्स को प्रेफरेंस में लेके चलो, एनबीएफसी को प्रेफरेंस में मत लेके चलो। अबव द 7 लाख का जो एजुकेशन लोन है इट शुड बी द सिक्योर्ड वन, क्योंकि सिक्योर्ड एजुकेशन लोन आपको वीजा लेने में हेल्प करेगा। एनबीएफसी या बैंक्स आपको अनसिक्योर्ड लोन दे देंगे, पर 7.5 लाख से ऊपर का अनसिक्योर्ड लोन आपकी वीजा की क्रेडिबिलिटी को डाउन कर देगा। तो मेक श्योर अगर आपने 7 लाख से ऊपर का या 7.5 लाख से ऊपर का जो एजुकेशन लोन लेना है इट शुड बी द सिक्योर्ड वन। आपका ऑफर लेटर आ गया, आपने स्कॉलरशिप अप्लाई कर ली, आपका पीसीसी अप्लाई हो गया, आपका फंडिंग हो गया। जैसे ही फंडिंग का आपका क्लियरेंस हो जाए देन अप्लाई योर मेडिकल। आपका मेडिकल का जो टाइम स्लॉट है वो आपको इजिली मिल जाता है, 1 दिन या 2 दिन के बाद का मिल जाता है। न्यूजीलैंड में मेडिकल 3 मंथ्स के लिए वैलिड होता है बिफोर सबमिशन। तो मेक श्योर आपका जो मेडिकल है वो वैलिड होना चाहिए जब आप अपनी वीजा फाइलिंग जो है वो कर रहे हो। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की वैलिडेशन 6 मंथ की होती है, इसलिए आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो अपना अप्लाई कर सकते हो। और मेडिकल जो है वो आपको बिल्कुल अपना फंडिंग वगैरह सारा कुछ एक्यूरेट, इनकम डॉक्यूमेंटेशन सारा कुछ एक्यूरेट होने के बाद ही है वो अपनी वीजा फाइलिंग जो है वो करवानी है। सारा प्रोसेस, सारे डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से रीचेक करने के बाद आपको अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, अपना कवर लेटर बनाना होता है जिसके अंदर आपको अपनी इंट्रोडक्शन, आपका एजुकेशन, आपकी गैप जस्टिफिकेशन, व्हाई न्यूजीलैंड, व्हाई दिस कोर्स एंड व्हाई दिस इंस्टीट्यूशन के साथ साथ आपको फ्यूचर आउटकम्स भी बताने पड़ता है। अपना लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म जो है वो आपको करियर गोल भी डिस्क्राइब करना पड़ता है। आपके स्पॉन्सर की डिटेल्स भी आपको अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में डालनी पड़ती है। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस भी आपको अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में डालनी है। एंड एट द एंड आपको सबसे लास्ट में कंक्लूजन डालना होता है कि भाई आप न्यूजीलैंड स्टडी वीजा के लिए एक लीव प्लान आउट कर। तो मेक श्योर आप का जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो फॉर्मेट में होना चाहिए, एआई जनरेटेड नहीं होना चाहिए। न्यूजीलैंड इमिग्रेशन एआई जनरेटेड एसओपीज का भी बहुत ही ज्यादा जो है वो ध्यान रखती है, तो प्रेफर टू यूज द ह्यूमनाइज वर्जन। जितनी बेटर वे से आप अपनी बात को खुद रख सकते हो, एआई उतने अच्छे से उन चीजों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। तो मेक श्योर rather than using the AI tool, type your statement of purpose by your own, क्योंकि आपका लॉजमेंट के बाद इंटरव्यू भी आना है, वीजा ऑफिसर ने इंटरव्यू भी लेना है। तो वो इंटरव्यू का 80% आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रहता है कि हाँ, क्योंकि उसमें आपने ऑलरेडी अपने इंटेंशन जो है वो सारा कुछ वीजा ऑफिसर को बताया होता है। तो वीजा ऑफिसर आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस खोलता है, वो आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन को चेक करते हैं कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगाए हैं। दे आर गोइंग टू आस्क you everything related to your profile, who's your sponsor, how you are going to manage your stay over there, how you are going to manage your expenses inside the New Zealand, and what is the relation between you and your sponsor, like these type of questions जो है वो इंटरव्यू ले सकता है। और न्यूजीलैंड में इंटरव्यू की ड्यूरेशन फ्रॉम 5 मिनट्स अप टू 45 मिनट्स या 60 मिनट्स का भी जा सकता है, क्योंकि टेलीफोनिक इंटरव्यू रहना है। इंटरव्यू ने आपसे आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, तो मेक श्योर आप अपने आप को इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करके चलो। सारा कुछ हो गया, वीजा लॉजमेंट हो गया। I forgot to inform you the processing time. तो न्यूजीलैंड के अंदर जो प्रोसेसिंग टाइम रहता है वो 15 डेज अप टू 90 डेज का प्रोसेसिंग टाइम है। 15 दिन से लेकर 90 दिन के बीच में आपका जो पूरा का पूरा वीजा का प्रोसेस है वो होता है। कई बार इंटरव्यूअर जब आपका इंटरव्यू लेता है उसके बाद वो डिसीजन देने के लिए 7 to 10 डेज का टाइम जो है वो ले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है, आपके फाइनेंशियल है, उसकी वेरिफिकेशन भी करनी होती है, और जिसकी वजह से डिसीजन आने में टाइम लग जाता है। तो आपने अपने आप को प्रिपेयर करके चलना है, थोड़ा सा पेशेंस में लेके चलना है, क्योंकि प्रोसेस है, थोड़ा सा टाइम लगता है। एआई मोड में न्यूजीलैंड में एप्लीकेशन जो है वो चेक नहीं होती है, वीजा ऑफिसर्स ही वीजा एप्लीकेशन को चेक करते हैं। तो मेक श्योर आप अपने आप को प्रिपेयर करके चलो, क्योंकि वीजा सबमिशन के बाद इंटरव्यूअर आपको कभी भी कॉल कर सकता है। आपका इंटरव्यू हो गया, आपका डिसीजन आ गया, उस डिसीजन के बाद
आपको पेमेंट्स करनी होती है। जब भी आपका अप्रूवल लेटर आता है न्यूजीलैंड में बिफोर द ई वीजा, न्यूजीलैंड इमिग्रेशन आपको एक अप्रूवल लेटर जो है वो इश्यू करके देती है। उस अप्रूवल लेटर के ऊपर ये लिखा होता है कि बच्चे ने ट्यूशन फीस पे करनी है या ट्यूशन फीस प्लस लिविंग एक्सपेंस पे करना है। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पर लिखा गया है कि यू हैव टू पे योर 1 ईयर ट्यूशन फीस, तो आपको 1 ईयर का ट्यूशन फीस पे करना है। अगर लिखा गया है 1 ईयर ट्यूशन फीस अलॉन्ग विद 1 ईयर लिविंग एक्सपेंस, तो आपको दोनों चीजें पे करनी है। जब आप पे कर देते हो, आपने अपने कंसल्टेंट को रिसिप्ट देनी होती है और उसके बेसिस के ऊपर ही जो है वो आपके फाइनल ऑफर लेटर, जिस इनटेक के लिए आपकी क्लासेस जो है वो जाएंगी। क्योंकि न्यूजीलैंड के केस में कई बार ये होता है कि डिसीजन नहीं आया तो इनटेक जो है वो मिस हो जाता है। तो जब आप फाइनल अपनी ट्यूशन फी पेमेंट करते हो उस टाइम के ऊपर जो भी आप इनटेक आपका इंस्टीट्यूशन जो है वो ऑफर करता है, दैट इज द फाइनल वन। तो आप उसी इनटेक के लिए जो है वो एनरोल करते हो। एफटीएस का अकाउंट खोलने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इट विल टेक अराउंड 4 to 5 days टाइम, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है। एक तरह से ये लगा लो कि न्यूजीलैंड में अकाउंट खुलवाने के लिए भी आपको अपने इनकम के, अपने फाइनेंशियल के डॉक्यूमेंटेशन बैंक को भेजने पड़ते हैं। वो सारा कुछ चेक करते हैं, उसके बाद ही आप अपना जाके जो है वो न्यूजीलैंड में अकाउंट खोल सकते हो। न्यूजीलैंड में एक ही बैंक है जहां पर एफटीएस अकाउंट खुलता है। द नेम इज एएनजी बैंक है जहां पर आपका एफटीएस अकाउंट खुलता है और उसी बैंक से सारा कुछ जो है वो फर्दर आपका ऑपरेट होता है। जब आप फी पेमेंट के बाद वो डॉक्यूमेंटेशन इमिग्रेशन को दोबारा से देने पड़ते हैं। इट्स लाइक योर फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट, जिस अकाउंट स्टेटमेंट से आपने फीसिस पे करी है। क्योंकि इमिग्रेशन न्यूजीलैंड ये चीज भी चेक करती है कि क्या जो फंडिंग आपने दिखाई थी, फीस और लिविंग एक्सपेंस उसी अकाउंट से गए हैं या किसी आउटसाइड रिसोर्सेज से आपने पे कर दे हैं। अगर आउटसाइड रिसोर्सेज से पे कर रहे हैं तो आपका अप्रूवल आया गया भी रिजेक्ट हो सकता है। तो मेक श्योर जो आप न्यूजीलैंड के केस में आप फंडिंग जो है वो आप दिखाओ, उसी में से ही आपको अपना ट्यूशन फीस और लिविंग एक्सपेंस जो है वो पे करना है, रेदर देन फ्रॉम एनी अदर अकाउंट। और सारा कुछ होने के बाद न्यूजीलैंड इमिग्रेशन आपको ई वीजा इश्यू कर देती है, जिसकी बाद आप जो है अपना न्यूजीलैंड में ट्रैवल कर सकते हो। सो दिस इज द स्मूथ लाइन प्रोसेस जो इसी तरीके से चलता है। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर लगता है, बट इट्स नॉट एन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जब आप इस प्रोसेस में आओगे, आपको फंडिंग थोड़ा सा इज अ क्रूशियल पार्ट, क्योंकि फंडिंग को चेक करना, उसको वेरिफिकेशंस वगैरह करना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंट्रीज की जस्टिफिकेशन देके चलना इमिग्रेशन को। बाकी का जो प्रोसेस है दैट इज अ स्मूथ प्रोसेस। फंडिंग थोड़ा सा आपका टाइम ले सकती है। तो मेक श्योर कि जब भी आप न्यूजीलैंड स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करो, आप इन स्टेप्स के अकॉर्डिंगली ही अप्लाई करो और अपने आप को प्रिपेयर करके चलो। एंड one more thing which is I forgot to inform you, that is कि न्यूजीलैंड में जो फाइनेंशियल चाहिए होते हैं अपार्ट फ्रॉम योर एजुकेशन लोन, आपका जो फंडिंग है वो 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए। अगर वो 6 मंथ ओल्ड नहीं है तो आपके पास उसका जो है वो सोर्स होना चाहिए कि वो पैसा आपके पास कहाँ से आ रहा है। अगर उसकी जस्टिफिकेशन ठीक बैठती है तो इमिग्रेशन उसको भी आपके लिए एक्सेप्ट कर सकती है। बट मेक श्योर अगर आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है तो आपका पैसा आप अपने सेविंग्स में डालो, उसको 6 महीना पुराना करो, उसके बाद अपनी वीजा लॉन्चमेंट का जो है वो प्रोसेस करो और आपका जो वीजा है वो बड़े आराम से निकल जाएगा। अगर कोई भी क्वेरी है आपकी रिलेटेड टू द न्यूजीलैंड स्टडी वीजा, रिलेटेड टू द इंस्टीट्यूशन, कोर्सेज, ट्यूशन फीस, हाउ टू अप्लाई द स्कॉलरशिप्स एंड ऑल इन न्यूजीलैंड, feel free to reach me out. I'm always there to help you. Thank you.